आपको सेना जैसे देखता था। मेरी सोच थी कि ये हमारी सेना है और इस सेना को उत्तर प्रदेश में लड़ना है और इस सेना में सेनापति हैं, जनरल्स हैं, सोल्जर्स हैं, अलग अलग लोग। और मेरी सोच थी कि भाई अगर सेना में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को उसकी जगह डाला जा सकता है। तो ये मेरी मैं कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार से देखता था। मगर मुझ में कुछ महीने पहले थोड़ा सा बदलाव आया। अब मैं आपको सेना जैसे नहीं देखता हूं। अब मैं आपको अपने परिवार जैसा मानता हूं। और जैसे जब मैं छोटा था पापा कुछ कहते थे और कभी कभी मैं उस बात को मानता था, कभी कभी मैं नहीं मानता था। मगर मैं 12 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जो भी मेरी एज हुआ करती थी, जब मैं कुछ बोलता था, पापा के पास शक्ति थी, पावर थी मुझे चुप कराने की, मगर वो मेरी बात सुनते थे। और पापा के पास पावर थी मगर मैं भी उनकी बात सुनता था, बातचीत होती थी। तो इस प्रकार से जो मेरी व्यू पॉइंट शिफ्ट हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाहे इस टीम में हमें कोई अच्छा लगे या ना लगे, परिवार में सब है। और हम उसको बाहर नहीं कर सकते। मतलब हमें अपने परिवार में फेयरनेस लानी है, जरूर लानी है, शांति लानी है, भाईचारा लाना है। मगर कांग्रेस के थिंकिंग के जो लोग हैं, जो कांग्रेस का परिवार है, जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी है, उसको हम अपने परिवार से हटा नहीं सकते। चाहे हमने उसको बाहर भी फेंक दिया, वो तब भी हमारा ही। तो इन दो व्यू पॉइंट्स में काम करने का तरीका बदल जाता है। एक व्यू पॉइंट में सेनापति ने काम नहीं किया तो दूसरा सेनापति उठाओ, डालो और पहले सेनापति को कहो भैया आप फेल हो गए, आप परे हो जाइए। मगर अगर आप परिवार के जैसे देखोगे तो आपको यह कहना पड़ेगा, देखिए ये जो काम है ये आपसे नहीं हो रहा है, हम ये काम किसी और से करवा लेंगे, मगर आप में जो शक्ति है वो हमें लगता है कि इस काम में प्रयोग हो सकती है, तो आप आके इधर आइए। तो मेरा कहना है कि सही आदमी को सही काम में डालना है और जो हमारे लोग हैं उन सबकी इज्जत करनी है। मैं सोचता हूं कि अगर इस प्रकार से हमने काम किया तो हमारी विचारधारा फैलेगी। मैं एक बात को तो 100% मानता हूं कि अगर हम आपको थोड़ा सा ऐसे खुर्चेंगे, यहां पे ऐसा एक व्यक्ति नहीं निकलेगा जिसके खून के अंदर कांग्रेस पार्टी का डीएनए नहीं। अब यह जरूर बात है कि कोई उस बात पे फोकस कर रहा है, कोई उस बात पे फोकस नहीं कर रहा है। तो उस भावना को, उस डीएनए को जगाने का काम इस संगठन का है और मेरा है और आप सबका है। और मैं आपको कहता हूं, यहां खत्री जी ने कहा, यहां हम चौथे नंबर की पार्टी हैं, मगर उत्तर प्रदेश में हम पहले नंबर की विचारधारा है। और अगर हमने सिर्फ अपनी विचारधारा पकड़ ली
यहां पे हम चुनाव, ये परिवार उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगा। मुझे भाषण देना था तो मेरे ऑफिस में एक लड़का है, मेरे लिए थोड़े मतलब पॉइंट्स नोट करता है भाषणों के लिए। तो आज के भाषण ने थोड़ा यूएस एजुकेटेड है। आज के भाषण में उसने मुझे एक कहानी दी स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स को आप जानते होंगे, एप्पल के जो चीफ थे। जब मैंने वो देखा, मैंने सोचा भाई एप्पल की मैं यहां कैसे बात करूंगा, वो नया है, मैं यहां पे एप्पल की बात करूंगा, कोई लोग सोचेंगे सेब की बात हो रही है, कोई लोग सोचेंगे अमेरिका की बात यहां क्यों कर रहा है, कोई लोग सोचेंगे कंपनी की बात क्यों कर रहा है। तो मैंने सोचा मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा, मगर कहानी अच्छी थी तो मैं आपको बता देता हूं। किसी ने स्टीव जॉब्स से पूछा कि भाई आपकी जो कंपनी है पहले खत्म हो गई थी, कुछ थी नहीं, बची नहीं, इसको आपने खड़ी कैसे की, खड़ी कैसे हुई है। आजकल अगर आप ये देखिए आरपीएनजी फोन पकड़े हैं, ये एप्पल का फोन है, संजय सिंह की जेब में भी एप्पल का फोन है, तो ये आपने खड़ी कैसे की। तो उन्होंने एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था, मेरा एक पड़ोसी हुआ करता था और वो बुजुर्ग से थे, तो मैं उनके यहां जाके खेलता था। और एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। तो स्टीव जॉब्स जी गए और पड़ोसी ने, वो अपने हाथों से काम करता था, उन्होंने स्टीव जॉब्स को एक मोटर दिखाई और मोटर के पास एक ड्रम सा था। तो उसने स्टीव जॉब्स को पत्थर दिखाए, 20-25 पत्थर अलग अलग शेप के, और उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें जादू दिखाता हूं। 6-7-8 साल का था बच्चा स्टीव जॉब्स। तो उसने उसमें मोटर में ये पत्थर डाल दिए और मोटर ऑन कर दी और फिर कहा ठीक है अब तुम घर जाओ। तो स्टीव जॉब्स ने कहा भाई ये क्या जादू हुआ, तुमने मोटर दिखा दी, तुमने मोटर चालू कर दी, तुमने कहा घर चले जाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इस जादू में टाइम लगता है, अब कल सुबह आना। तो स्टीव जॉब्स आया अगले दिन और उसने कहा उससे कि मोटर को बंद करो, मोटर बंद की। उसने कहा ड्रम को खोलो, ड्रम को खोला। और फिर उसने कहा पत्थर निकालो। और स्टीव जॉब्स ने जब पत्थर निकाले तो सबके सब पत्थर एक ही शेप के हो गए थे और सबके सब पत्थर चमक गए थे। तो उसने, स्टीव जॉब्स ने उनसे पूछा भैया ये इसका मतलब क्या है। तो उसने कहा कि अगर आप सबको एक ड्रम में डाल दो और उनकी सही तरीके से वहां पे बातचीत करा दो, उनको अपनी जगह दे दो, तो हर पत्थर के अंदर चमक होती है, वो चमक निकल आएगी। तो वही मैं चाहता हूं कि आप लोग करें। यहां पे अलग अलग विचारधारा है, ये आरएसएस नहीं। आरएसएस होता तो यहां पे मोहन भगवत जी आते, कहते भैया देखिए आसमान काले रंग का है, और आप सब कहते, सैल्यूट करते, लाठी पकड़ते और कहते यस सर आसमान काले रंग का है। वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की चमक ऊपर से नहीं आती है, कांग्रेस पार्टी की चमक अंदर से बाहर की ओर निकलती है। और ये चमक, ये काम आप सब कर सकते हो, आपके अंदर है। सिर्फ खत्री जी, मिस्त्री जी, आप लोग डिस्कशन शुरू कराइए, बातचीत शुरू कराइए, एक दूसरे की बात कराइए और इस टीम की उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भी बात कराइए, मीटिंग्स कराइए और देखिए यहां पे कौन सी पार्टी पावर में आती है। मेरे लिए उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में 2 जगह से आता हूं। जब कोई मुझसे पूछता है हिंदुस्तान में तुम कहां के हो, तो मैं कहता हूं इलाहाबाद और कश्मीर। तो मेरे यहां पे 2 घर हैं,
जब भी मैं जम्मू कश्मीर जाता हूं मुझे लगता है कि मैं घर पहुंच गया, और जब भी मैं उत्तर प्रदेश जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं घर आ गया। तो मुझे दुख होता है कि जो हमारी विचारधारा है, जो आपकी विचारधारा है, जिसने इस देश को बनाया है, वो बाकी जगह मजबूत है, मगर हिंदुस्तान के दिल में वो कमजोर पड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ, ये जो हमारा परिवार है, हमारी विचारधारा को एक बार फिर हिंदुस्तान के दिल में जीवित करें। और जिस दिन ये हिंदुस्तान के दिल में जीवित हो गई, उस दिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा फिर से हिंदुस्तान में खड़ी हो जाएगी। मोदी जी कांग्रेस पार्टी के विपक्ष हैं। मोदी जी कांग्रेस पार्टी को फोकस देते हैं। हमें अपनी विचारधारा के बारे में आरएसएस के लोग हमारी विचारधारा को जीवित करते हैं, क्योंकि जब हम उनको देखते हैं, जब हम उनका काम देखते हैं, तो फिर हम अपनी विचारधारा को पकड़ते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा के हम खिलाफ हैं। उनके बारे में थोड़ी चीजें कहना चाहता हूं। आए और वायदे किए। आप जानते हो 15 लाख रुपए हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को मिलना था। बहुगुणा जी, मिला आपको 15 लाख रुपया? हाँ, आरपीएन मिला आपको? पैसा नहीं मिला और नहीं मिलेगा। किसान के बारे में कहा एमएसपी बढ़ा दूंगा, घबराओ मत, अच्छे दिन आएंगे। और हिंदुस्तान में हर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उनके पास जा रहा हूं, गाली दे रहे हैं मोदी जी को, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, गाली दे रहे हैं सीधा। युवाओं को कहा अच्छे दिन आएंगे, रोजगार मिल जाएगा। एक युवा को रोजगार नहीं मिला। आर्मी वालों को कहा ओआरओपी हो जाएगा। 3 बार कहा हो गया हो गया हो गया, और अभी भी आर्मी वाले कह रहे भैया कहां हुआ, बताइए, दिखाइए, हमें ऑर्डर दिखाइए। तो जितना नुकसान मोदी जी अपना कर रहे हैं, शायद अगर हम सब मिल जाएं, हम उतना नुकसान नहीं कर सकते। हमें अपनी जगह बनानी है। मोदी जी जाएंगे नीचे, मगर जब वो नीचे जाएंगे, उस जगह में कांग्रेस पार्टी को घुसना है। ये हमारा काम है। तो आप मोदी जी पे जरूर अटैक कीजिए, मगर इस बात को मान के चलिए कि मोदी जी अपना ही अटैक कर रहे हैं, लगे हुए अपने अटैक करने में। लड़ने का समय है, इस कमरे में लड़ने की शक्ति है। ये हमारा परिवार है, एक साथ हम लड़ेंगे। एक को लाठी पड़ेगी तो सबको लाठी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मोदी सरकार सत्ता में आए हैं, किसान भारी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। हमारे देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां हमारे किसान और हमारे खेत मजदूर तकलीफों का सामना